माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन अर्थात Kc एंड इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर Kp को कैलकुलेट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं। आइए वन बाय वन एक एक करके हम इन पर डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल कहता है 15 ग्राम मॉलिक्यूल of H2 react with 5.2 ग्राम of molecule I2। ठीक है, वो कह रहा है कि 15 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 5.2 ग्राम मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और आफ्टर रिएक्शन 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ HI is formed at equilibrium। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर 10 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की आप गणना करें। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन का हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अभी इक्वेशन क्या कहता है देखिएगा। ये कहता है कि अगर 1 मोल H2 रिएक्ट करता है 1 मोल I2 से तो फॉर्मेशन होता है 2 मोल HI का। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड आफ्टर रिएक्शन फॉर्म 2 मोल ऑफ HI। देखिए, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल ही होता है। ग्राम अणु का मतलब होता है मोल। ठीक है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन और आयोडीन। तो जब हमने किसी भी वेसल में इस रिएक्शन को स्टार्ट किया तो जो इनिशियल मोल होंगे वो हाइड्रोजन के कितने होंगे? 15। देखिए 15 ग्राम मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 15 और आयोडीन के कितने मोल होंगे? 5.2। ठीक है, अभी जब दोनों रिएक्टेंट 15 एंड 5.2 यानी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन में है तो मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी HI के मोल कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया और एट इक्विलिब्रियम पर वो कहता है 10 मोल ऑफ HI का फॉर्मेशन हुआ, यानी 10 ग्राम मॉलिक्यूल HI बना। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कि 1 मोल आयोडीन 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और 2 मोल क्या बनाता है? HI बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर HI के 10 मोल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो 5 मोल आयोडीन और 5 मोल हाइड्रोजन इसमें कंज्यूम यानी कि खर्च हुआ है। ठीक है, अब इनिशियल मोल कितने थे? 15। कंज्यूम यानी खर्च कितने हो गए? 5। तो जो रिमेनिंग मोल हैं इक्विलिब्रियम पर कितने होंगे? 15 माइनस 5 हाइड्रोजन के। ठीक है, अब आयोडीन के कितने थे इनिशियल? 5.2। 5 यूज हो गए HI के फॉर्मेशन में, तो कितने रिमेनिंग मोल होंगे आयोडीन के? 5.2 माइनस 5। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन साम्य पर सांद्रता क्या होगी? अब मान लीजिएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वेसल है वो V लीटर है। ठीक है, तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन। और अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो एट इक्विलिब्रियम हो गई। ठीक, तो जो मोलर कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन की कितनी होगी? 10/V मोल पर लीटर। आयोडीन की कितनी होगी? 5.2 में से 5 माइनस कर दीजिएगा 0.2/V मोल पर लीटर। और आयोडीन का कितना होगा? 10/V मोल पर लीटर। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिएगा। Kc इक्वल टू क्या होगा? मैंने आपको बताया भी है किस प्रकार से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। क्या होगा? Kc इक्वल टू HI मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू I2 मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है,
इनकी वैल्यू लगा दीजिएगा, 10/v का स्क्वायर हो गया अपॉन 10/v इंटू 0.2/v हो गया। ठीक है, 10/v से 10/v क्रॉस हो गया, v से v क्रॉस हो गया, ऊपर 10 आ गया, नीचे 0.2 आ गया, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 50 आएगी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो कितनी है? डेल्टा एन क्या है यहाँ पे? डेल्टा एन है 0, क्योंकि रिएक्टेंट कितने मोल है? 2 मोल है, प्रोडक्ट कितने मोल है? 2 मोल है। तो जिन रिएक्शन में डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, उनके लिए केसी और साथ ही साथ केपीवी की भी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। वो कह रहा है 3 मोल ऑफ PCl5, 3 मोल PCl5 आर हीटेड इन वेसल ऑफ 4 लीटर। 4 लीटर के पात्र में 3 मोल PCl5 को हमने गर्म किया। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम साम्य पर 40% यानी 40% PCl5 डिसोसिएट यानी कि वियोजित हो गई। किसमें? PCl3 में और Cl2 में। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे? PCl5 के डिसोसिएशन की इक्वेशन लिख लिया हमने, जो थर्मल डिकम्पोजिशन है PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। और यहाँ पे आप देखते हैं कि 1 मोल PCl5 का डिसोसिएशन अगर हो रहा है तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बन रहा है। ठीक है, अब कितने मोल PCl5 हमने यहाँ पे लिए? 3 मोल। तो अभी हमने केवल PCl5 लिया, तो इनिशियल मोल जो होंगे वो रिएक्टेंट के होंगे, और प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे? 0, क्योंकि रिएक्टेंट कितना है अभी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में है? 3 मोल। और मोल एट इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कह रहा है 40% डिसोसिएट हो गए, यानी 3 थे, 3 के 40% डिसोसिएट हो गए। तो इसको आप इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर 1 था तो 0.4 डिसोसिएट हो गए। अब यहाँ तो जो वैल्यू है ये 3 में है, इजीली आप 40% 3 का निकाल सकते हो। लेकिन अगर यही वैल्यू पॉइंट्स में हो कि 1.23, 1.567 इस तरह की वैल्यूज हों, और फिर देखिए 40%, 45%, तो आपको काफी समय लगेगा उसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो आप किस तरह से निकालें? 1 माइनस 0.4, 40% है तो 0.4 हो गया, 50% होता तो 0.5 हो जाता, यानी 1 में से 0.5 डिसोसिएट हो गए। जो भी नंबर होगा इनिशियल का वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 इंटू 1 माइनस 0.4, और जब 1 मोल PCl5 डिसोसिएट होता है और 1 मोल PCl3 बनता है तो 0.4 डिसोसिएट हुआ, तो ये भी 0.4 बनेगा, और 3 मोल है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतने ही मोल क्लोरीन के बनेंगे। तो 3 इंटू 0.4 मोल PCl3 बनेगा और 3 इंटू 0.54 मोल क्लोरीन बनेगा। तो ये तो मोल हो गए इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आप निकालें, साम्य पर सांद्रता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना है? 4 लीटर, तो क्या रख देंगे? ये आएगा 0.6, 3 जा 1.8, तो 1.8 अपॉन 4 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी? PCl5 की। PCl3 की कितनी होगी? 1.2 अपॉन 4, और इतनी ही हो गई क्लोरीन की 1.2 अपॉन 4। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे, Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन PCl3 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन Cl2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन PCl5। वैल्यूज लगा दीजिएगा, 1.2 अपॉन 4 इंटू 1.2 अपॉन 4, और टोटल का अपॉन में आ जाएगा 1.8 अपॉन 4। ठीक है, 4 से 4 क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 4 से इसको 4 को आप जो है कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक, और इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, 4 3 जा 12, तो ये 0.3 आ गया। ठीक, और ये आ गया 1.2, तो 1.2 और 0.3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.36 अपॉन में 1.8, तो 1.8 से आप 0.36 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0.2, और इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? 1 है। 2 माइनस 1, प्रोडक्ट के गैसीय मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसीय मोल, ये कितने हैं? 2 हैं और ये 1 है, तो 2 माइनस 1, तो क्या यूनिट मोल पर लीटर।
ठीक है, अगर हमें केपी कैलकुलेट करना हो, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए एक एग्जांपल हम इस पे देख लेते हैं। PCl5 is 47% एसोसिएट एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर PCl5 का 47% एसोसिएशन होता है और जो प्रेशर है वो 1 atm है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हमें कैलकुलेट करना है। यह इक्वेशन हम लिख लीजिएगा पहले। PCl5 के एसोसिएशन का इक्वेशन लिखेंगे। PCl5 गैस इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। देखिए ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है, 1 मोल PCl5 जब एसोसिएट होता है तो 1 मोल PCl3 बनता है, 1 मोल Cl2 बनता है। ठीक, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे मोल कैसे होंगे? अब देखिए यहाँ पे इनिशियल मोल तो कहीं दे नहीं रखे हैं। अब दिया है क्या 47%, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, कि अगर 100 मोल है तो उसमें 47 एसोसिएट हो गए। इसका मतलब अगर 1 मोल है तो उसमें 0.47 एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो कितने होंगे 1 माइनस 0.47 किसके होंगे? PCl5 के। ठीक है, रिमेनिंग मोल, और चूंकि 1 मोल एसोसिएशन पे 1 मोल PCl3 देता है तो इतने ही मोल PCl3 के बनेंगे, इतने ही मोल Cl2 के बनेंगे, यानी 0.47 मोल PCl3 बनेगा और 0.47 मोल Cl2 बनेगा। तो ये तो मोल हो गए इक्विलिब्रियम पर। अब पार्टिकल प्रेशर कैसे निकालते हैं आपको पता है। गैसियस स्टेट में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसका पार्टिकल प्रेशर निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू P टोटल, यानी टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, तो ये टोटल में तो आ गया 1। और PCl5 का अगर हमें जो है पार्टिकल प्रेशर निकालना है तो PCl5 के मोल कितने हैं 0.53, तो 0.53, और टोटल मोल कितने हैं 0.53 प्लस 0.47 प्लस 0.47, कितना आ जाती है इसकी वैल्यू 1.47। ठीक है, यानी 0.53 अपॉन 1.47 इंटू 1 पार्टिकल प्रेशर हो गया किसका? PCl5 का। इसी तरह PCl3 का निकालेंगे तो PCl3 के मोल बटे टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, यानी 0.47 अपॉन 1.47 इंटू 1, और इतना ही पार्टिकल प्रेशर होगा क्लोरीन का, यानी 0.47 अपॉन 1.47 इंटू 1। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इन द टर्म ऑफ पार्टिकल प्रेशर। PCl3 partial pressure of PCl3 at equilibrium into PCl2 partial pressure of chlorine at equilibrium upon PCl5 partial pressure of PCl5 at equilibrium। ठीक है, इनकी वैल्यूज लगा दीजिएगा यहाँ पे 0.47 अपॉन 1.47 इंटू 0.47 अपॉन 1.47। ठीक है, PCl5 का आप लिख दीजिएगा 0.53 अपॉन 1.47। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 0.283। ठीक है, अब चूंकि Kp है तो Kp की यूनिट क्या होती है atm की पावर डेल्टा n, और डेल्टा n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। देखिए 2 मोल है प्रोडक्ट और 1 मोल है रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट 0.283 atm। क्लियर होगी बात? अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ। कैलकुलेट डेल्टा G, ठीक है, चेंज इन फ्री एनर्जी, एंड डेल्टा G0 चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा G और चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G0 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यदि उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10। ठीक है, देखिए जो रिलेशनशिप है इसको आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि इसी के आधार पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT log K, या K से भी लिख सकते हैं इसको आप। अब देखिए डेल्टा G जब हमने सबसे पहले आपको बताया था स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तब भी हमने आपको बताया था कि चेंज इन फ्री एनर्जी यानी डेल्टा G की जो वैल्यू होती है एट इक्विलिब्रियम वो क्या होती है हमेशा 0, तो डेल्टा G तो हो गया 0। ठीक है, अब रिलेशन क्या हो जाएगा डेल्टा D0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc या K। ठीक है, log K की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, R की वैल्यू किलो जूल में लगा देंगे 8.314,
और T कितना दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज कर देंगे 27 + 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कीजिए -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, 1 होती है, 1 होती है, तो ये तो हो गया 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आता है -5.73 किलो जूल। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।